नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के पॉडकास्ट में। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं शिवम सिन्हा जी, जिन्होंने उदयपुर फाइल्स में कन्हैया लाल जी के वकील का किरदार निभाया है। आज शिवम सिन्हा जी से जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से सर्टिफिकेशन मिलने के बाद भी उदयपुर फाइल्स जैसी सच्चाई दिखाने वाली मूवी के ऊपर रोक लगा दी जाती है। जो मूवी पहले जून में रिलीज़ होनी थी, उसके बाद 11 जुलाई को रिलीज़ होनी थी। लंबी लड़ाई चलने के बाद फाइनली अब वो मूवी 8 अगस्त को रिलीज़ होने वाली है। इसी फिल्म से जुड़ी हुई कुछ बातों पर आज शिवम जी से चर्चा करेंगे। शिवम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और खुशी की बात भी है आप लोगों के लिए कि फाइनली जो लड़ाई आप लोग लड़ रहे थे उसका एंड हो गया है। तो उसके बारे में अगर थोड़ा कुछ बताना चाहते हैं दर्शकों को तो शुरुआत उसी से करते हैं, उन्हें पॉजिटिव नोट। कल तक तो बहुत टेंशन में था। आज जो सुकून मिला है मुझे, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ जी। इस फिल्म की रिलीज डेट ऑफिशियल हो गई है। 8 तारीख को ये रिलीज होगी, अब 8 अगस्त को। और सुप्रीम कोर्ट का हमें सपोर्ट करना ये एक प्रमाण है कि इस देश में जस्टिस बेशक डिले हो जाए पर मिलता ज़रूर है। और जैसे जस्टिस इस फिल्म को मिला है, अब मैं चाहूँगा कि कन्हैया लाल जी का जो केस है जी। उन्हें भी ये जस्टिस इसी तरह मिलेगा। तो अभी एक छोटी सी लड़ाई हमने जीत ली है और आगे और भी इसी तरह की लड़ाइयाँ हैं जो हम आशा करता हूँ कि वो भी जीतेंगे। बिल्कुल। जी। आपने लड़ाई की बात की एंड आपने बात की कि जो कन्हैया लाल जी हैं उनके परिवार को, उनके बच्चों को, जिन्होंने पिछले 3 साल से चप्पल भी अपने पाँव में नहीं डाल पाए जी, हैं, जी, जी, और कहीं ना कहीं कन्हैया लाल जी की जो अस्थियां हैं वो भी गंगा में प्रभावित होने का इंतजार कर रही हैं। जी, तो आपको लगता है कि उसमें आपकी जो फिल्म है जी। कुछ रोल निभा पाएगी? उनको जो जस्टिस डिले हुआ है जी। उसको थोड़ा सा क्या, मतलब ये तेजी दे पाएगी आपकी मूवी? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। हम जो ये सोशली इम्पोर्टेंट काम होते हैं ना, उसकी जिम्मेदारी फिल्म्स पे नहीं डाल सकते। हम्म। फिल्म्स का काम ये है कि वो अवेयर करे लोगों को हमेशा से। जो सिनेमा है उसका काम यही है कि वो सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है और वो सोसाइटी में जो कमियां हैं, जो ड्रॉबैक्स हैं, उसको वो प्रेजेंट करे एक जॉनर के थ्रू। रियलिस्टिक सिनेमा का जॉनर ही यही है। बहुत सारे जॉनर होते हैं, एक्शन होता है, कॉमेडी होता है, ज़रूर हो। हर जॉनर अपने आप में एक इम्पॉर्टेंस देता है। आपको एंटरटेनमेंट चाहिए तो उसके लिए भी आपको एक जॉनर चाहिए। लेकिन जब इस तरह की फिल्में आती है ना, तो इनका सिर्फ एक ही मोटिव होता है कि जो चीज़ गलत हुई है या जो चीज़ हुई है समाज में, उसको सही तरह से लोगों के बीच में लाना। क्योंकि आप यकीन मानिए, मैं आपको बताता हूँ, कन्हैया लाल जी के मर्डर को हुए अब 3 साल बीत चुके हैं। 2022 में ये मर्डर हुआ था। और आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो शहरों में भी रह रहे हैं, गांव में भी रह रहे हैं, उनको कन्हैया लाल जी के बारे में पता ही नहीं है। बिल्कुल। तो ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है कि आज भी लोगों को नहीं पता है कि उनकी सोसाइटी में इतनी एक निर्मम हत्या हुई है, एक क्राइम हुआ है। और ये क्राइम तो मास क्राइम था, क्योंकि जब ये हुआ था तो सनसनी बन गया था। लेकिन इतना इतना सनसनी बनने के बावजूद आज भी ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जिनको ये नहीं पता। तो उसके लिए ये सिनेमा है। उन लोगों तक ये सिनेमा जो है, कन्हैया लाल जी की जो आवाज़ है उसको लेके जा रहा है, ताकि पूरे देश को पता चले। बिल्कुल। तो मोटिव ये है फिल्म के। इस फिल्म का कोई और मोटिव है नहीं कि जो जैसा इस पे ब्लेम लगाया जा रहा है कि अरे ये तो कम्युनल वायलेंस क्रिएट कर देगी, सोसाइटी में तहस नहस हो जाएगा सब कुछ। तो ये सब बेबुनियाद चीज़ें हैं। ये इस फिल्म को रोकने की जो साजिश में लोग हैं, ये वो सब कुछ भी बोलेंगे। और ये जो साजिश की बात आप कर रहे हैं सर, और ये जो लड़ाई आप लोगों ने लड़ी, आपकी पूरी टीम ने लड़ी है, इस लड़ाई की जो शुरुआत है वो शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए सर, पहली बात तो लड़ाई की शुरुआत तो इसकी जब ये फिल्म का शूट शुरू हुआ था तभी से शुरू हो गई थी। क्योंकि इस फिल्म को कोई बैक नहीं कर रहा है, कोई बड़ा नाम, कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी कोई बैक नहीं कर रही है इसको। ये एक बहुत ही कह लें कि एकदम टाइट बजट फिल्म है। बहुत ही टाइट बजट फिल्म है। बहुत ही मुश्किल से ये फिल्म बनी है। बनने के बाद इसका रिलीज का एक सेटअप तैयार होता है कि अब ये रिलीज होगी, और रिलीज जैसे ही होने वाली होती है उससे 2 दिन पहले, 1 दिन पहले इस पे दिल्ली हाई कोर्ट स्टे लगा देती है। और ये जो स्टे लगाता है दिल्ली हाई कोर्ट, सर्टिफिकेशन उससे पहले मिल चुका था? 100 सर। अगर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो ये डिस्ट्रीब्यूटरशिप तक पहुंचेगी कैसे? सिनेमा हॉल तक पहुंचती कैसे ये फिल्म? सिनेपोलिस, पीवीआर, हर जगह ये फिल्म पहुंच चुकी थी।
तो ऐसी कहानी किसी और फिल्म के साथ आज तक हुई? मैंने तो अब तक नहीं सुना है। मैं सिनेमा में काफ़ी टाइम हो गया मुझे काम करते। मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं सुना कि किसी फ़िल्म को सर्टिफ़िकेशन मिल जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात बोली है जी। कि उन्होंने भी ऐसा नहीं सुना है कभी कि किसी फ़िल्म को मतलब सर्टिफ़िकेशन मिल जाए और उसकी रिलीज़ को होल्ड कर दिया जाए। तो आप समझ रहे हैं ना कि किस हद तक पॉलिटिक्स की गई है इस फ़िल्म के साथ। और क्या कह करके होल्ड करवाया गया मूवी को? कि कम्युनल वायलेंस क्रिएट कर सकती है, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकती है सोसाइटी में, डीमोनाइज कर रही है एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को। अब आप मुझे बताएं एक बार, मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ। आपने शायद पता नहीं मुझे वो वीडियो देखी है या नहीं देखी है कन्हैया लाल जी का, जिसमें मर्डर हो रहा है। पूरे देश ने लगभग देखा है उस मर्डर। तो उसमें जो मर्डरर्स हैं उन्होंने एक अटायर पहना है, तो अब वही दिखाएंगे ना फिल्म में। और वो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी से आते हैं। वो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी से भी आते हैं। उन्होंने तो ये चीज, अब एक सीधी सिंपल बात है, अब जो कपड़े उन्होंने पहने हैं, जो वेशभूषा उनकी है, वही तो दिखाएंगे सिनेमा में। अगर हम वो चेंज कर देते हो, इसका मतलब आपको नहीं लगता कहीं हम ऑडियंस के साथ गलत कर रहे हैं? रियल मैनिपुलेशन तो तभी होगा ना कि जैसे सपोजिटली मैं क्या करूं कि मैं कुछ और अलग दिखा दूं, या मेरा कोई इंटेंशन है या मेरा कोई ओपिनियन है जिसको मैं इस फिल्म के जरिए दिखाना चाहूँ। ऐसा तो कुछ है ही नहीं। सबको क्या कन्हैया लाल जी का मर्डर हुआ है? बिल्कुल हुआ है। क्या मर्डर के बाद उनका जस्टिस डिले हुआ है? वो भी हुआ है। जावेद जो स्पॉटर है इस केस का, वो भी बाहर घूम रहा है। तो सब कुछ तो मतलब रियलिस्टिक ही है ना। बिल्कुल। तो फिर मुझे ये समझ नहीं आया कि हॉल्ट क्यों हुआ, और ना मुझे ये समझ आया कि क्यों मतलब किस बिहाफ पे ये हॉल्ट हुआ। और ये जो होल्ट हुआ है, जब सर्टिफिकेशन आप लोगों को मिल चुका था, तो जो 55 कट्स की हम लोग अभी बात कर रहे थे, वो उससे पहले लग चुके थे? हाँ जी। CBFC का सर्टिफिकेशन ही तभी मिला है जब 55 कट इस फिल्म में लगे थे ऑफिशियली। अब देखिए, वो सेंसर बोर्ड है। सेंसर बोर्ड उनकी एक ज्यूरी बैठती है, वो बकायदा उस फिल्म को स्क्रूटनाइज करते हैं, उस फिल्म के पूरे मतलब डिटेल में जाते हैं, देखते हैं, तब वो कट लगाते हैं। तो फिर भी हम उनको जस्टिफाइड बोलेंगे कि भाई सेंसर बोर्ड का जो डिसीजन है वही अथॉरिटी है, फिल्म रेगुलेशन में वही अथॉरिटी है, तो उनकी बात हमें माननी पड़ेगी। हालांकि इस फिल्म का रिलीज, मैं आपको बता दूं, ये पहली बार नहीं हुआ जब जो 11 जुलाई की रिलीज डेट थी उसको चेंज किया गया ऐसा, या हॉल्ट लगा दिया गया। इसका रिलीज डेट था 27 जून को। ओके। 27 जून 2025 को। लेकिन सेंसर बोर्ड ने बोला कि आप अभी रिलीज नहीं कर सकते, आपको बहुत सारे इसमें जो हमने कट्स डाले हैं वो, और जो आपको चेंजेस करने हैं वो एग्जीक्यूट करके तब आप इसे रिलीज करेंगे। तो पहले तो 27 जून की रिलीज डेट चेंज हुई, वो आई 11 जुलाई पे। अब 11 जुलाई को भी हॉल्ट लग गया। तो 11 जुलाई को हॉल्ट लगा, फिर एक पूरा, आप देखेंगे पूरा जुलाई का महीना ही लगभग जा चुका है, और एक लड़ाई हुई बहुत बेहतरीन तरीके से, कि सच के लिए एक लड़ाई हुई। और उसके बाद अब जाके अब सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में ये फैसला दिया है कि 8 अगस्त को ये फिल्म रिलीज होगी। ओके जी। और ये जो 55 कट्स लगे हैं, जी जी जी, आप जब हम डिस्कशन कर रहे थे पॉडकास्ट से पहले, तो आपने कहा कि इस फिल्म की जो आत्मा थी जी, वो उन 55 कट्स में निकल गई कहीं ना कहीं। देखिए ये मैं इसको कोई ग्लोरीफाई नहीं करूंगा इस चीज़ को। आप बेसिक एक टेक्निकल टर्म्स में समझने की कोशिश करते हैं इस चीज़ को। एक फिल्म बनी है जी, उस फिल्म की एक स्क्रिप्ट होगी, उस फिल्म की एक स्टोरी लाइन होगी, उस फिल्म का एक कह सकते हैं हम एक स्मूथ मतलब उसका होगा कि एक सीन से दूसरे सीन पे जा रही है वो फिल्म, दूसरे से तीसरे पे जा रही है, तीसरे से चौथे पे जा रही है। तो एक लीनियर फॉर्मेट होगा एक फिल्म, एक प्रॉपर फ्लो होगा। अब वो फ्लो ही 55 कट आप समझ रहे हैं, चाहे वो छोटे कट हैं बड़े कट हैं, 55 कट से तो कहीं ना कहीं उस फिल्म में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस तो आएगी। चलिए 55 कट लगने के बाद क्या कहते हैं, थोड़े से ट्वीक्स करने के बाद हमने चली किसी तरह फिल्म बचाई। उसके बाद फिर आप जानते हैं सेंटर ने भी 6 इसमें छोटे से ट्वीक्स किए कि 6 आप इसमें और चेंजेस करो, वो भी चेंजेस हुए। उसके बाद भी ऑपोजिशन के लोग कह रहे हैं नहीं नहीं हम अभी भी संतुष्ट नहीं है, अभी और चेंजेस कीजिए आप। तो उनका क्या मतलब, क्या चेंजेस करें अब ना दिखाएं फिल्म को? या मैं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर हम शायद इस सच को मोल्ड करना शुरू कर दें ना, हम उसमें नाम चेंज कर दें, उसमें जो कपड़े पहने हुए वो चेंज करें, तो शायद किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम नहीं कर सकते ऐसा ना, जो हुआ है हमें वही दिखाना है। कन्हैया लाल जी के परिवार ने परमिशन ही इसीलिए दी है क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका जो सच है, उनके साथ जो गलत हुआ है वो दिखाया जाए पर्दे पे। अब आपने बात की कन्हैया लाल जी के परिवार की, जी। और मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि ये फिल्म बाकी सब हिंदुओं के लिए तो इम्पोर्टेंट है जी,
कन्हैया लाल के परिवार के लिए ये मूवी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो सर ये इस पूरे देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, सबके लिए, क्योंकि हम सब एक ही सोसाइटी में रह रहे हैं, हम सब हिंदुस्तान में रह रहे हैं। तो मैं ये अर्ज करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा सबसे कि प्लीज़ प्लीज़ आप इस फिल्म को एज अ वन नेशन देखिए, क्योंकि आप ही के समाज में हुआ है, कल को आपके साथ भी हो जाएगा। बिल्कुल। और एक सीधी सिंपल बात है सर, अगर मतलब मेरे समाज में ये चीज़ हुई है और अगर मैं उस गलत चीज़ हुई है, गलत क्या, ये तो हीनियस है, बिल्कुल, दिस इज़ अ हीनियस क्राइम। तो अगर वो उस चीज़ को लेके मैं बात नहीं करूँगा तो आपको लगता है कि अगर जब मेरे साथ होगा तो मैं ये एक्सपेक्ट कर पाऊंगा सोसाइटी से कि लोग मेरे लिए खड़े होंगे? कन्हैया लाल जी का परिवार किससे एक्सपेक्ट करेगा? इस देश से ही तो एक्सपेक्ट करेगा, इस देश की जुडिशरी से एक्सपेक्ट करेगा, इस देश के लोगों से एक्सपेक्ट करेगा, अपनी कम्युनिटी से एक्सपेक्ट करेगा। तो आज हम नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़ा होगा? बिल्कुल। उस परिवार ने एक बाप खोया है, एक पति खोया है और एक ऐसा इंसान खोया है, मैं बार बार कहता हूं, जो उस घर का दाना पानी चला रहा था। तो ये कितनी दुखद बात है। तो इसमें हिंदू मुसलमान तो अलग चीज़ है, मतलब या तो फिर मतलब मुस्लिम कम्युनिटी क्या उस मर्डरर्स के साथ खड़ी है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। ना होना चाहिए उनको। बिल्कुल। उनको तो कन्हैया लाल जी के परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए ना। किसी भी पंथ, किसी भी समुदाय को अभी कन्हैया लाल जी के परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए, बिकॉज विक्टिम वही है। विक्टिम वही, ये तो जग जाहिर है सर। मतलब इस फिल्म को थोड़ी आप बोल दोगे कि प्रोपेगेंडा फिल्म है। 3 साल पहले हुआ है ये। जैसे कश्मीर फाइल्स को बोल देते हैं ना लोग कि भाई प्रोपेगेंडा फिल्म है। कश्मीरी पंडित्स के साथ तो ऐसा हुआ ही नहीं। केरला स्टोरी को बोल देते हैं कि नहीं भाई आप घुमा रहे हो चीज़ों को। इसको कैसे बोलोगे? ये तो बहुत रिसेंट चीज़ है। बिल्कुल। और इसको भी आप भूल रहे हो। हालांकि मैंने ऐसे इंटरव्यूज सुने हैं, मैं आपको बताऊं खुशविंदर जी, मैंने सुने ऐसे इंटरव्यूज जिसमें ये तक बोला गया है कि कन्हैया लाल जी के को तो हम जानते ही नहीं। कौन सा उदयपुर, कहाँ मर्डर, हम तो नहीं जानते। तो जब इस तरह का एक तरह से आप कह लें कि बिगटरी है, कट्टरपंथी सोच है हमारे समाज में, तो उसके खिलाफ तो हम सबको बात करनी चाहिए थी और हम सबको बात करनी चाहिए। मतलब जरूरत है ये। और एक होके हिंदू मुसलमान सब एक होके बोले कि नहीं भाई हम इस तरह की हत्या के विरोध में हैं। बिल्कुल। और ऐसी हत्या विवत्स तरीके से करके और फिर देन उसको ग्लोरीफाई करना। अरे सर आप वो वीडियो देखें, उसमें जो क्रिमिनल्स हैं उन्होंने ये तक बोला है कि हम ये चीज प्रधानमंत्री के साथ भी करेंगे, होम मिनिस्टर के साथ भी करेंगे, हर किसी के साथ। तो आप देखिए ना उनका आप एक ऑडेसिटी देखिए। बिल्कुल। मर्डर करने के बाद एक वीडियो रिकॉर्ड की जाती है, उस वीडियो को सर्कुलेट किया जाता है और उस वीडियो में ये भी बोला जाता है कि कन्हैया लाल जी को तो हमने मारा ही है, कल को हम ये जो चाकू है ये हम प्रधानमंत्री के गले में भी रखेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन, जब ये फिल्म आती है तब तो दुनिया भर के लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं ये फ्रीडम ऑफ स्पीच को वायलेट कर रही है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को वायलेट कर रही है। लेकिन जब वहाँ पे वो बोल रहा है तो वहाँ कोई वायलेशन नहीं हो रहा क्या? मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे मैं मतलब प्रधानमंत्री को बोल सकते हैं आप, एक मर्डर का एडमिशन कर सकते हैं आप, लेकिन एक फिल्म नहीं दिखा सकते आप। बिल्कुल। और वीडियो एविडेंस होने के बाद में 3 साल तक आप केस को लटका भी सकते। ओपन एंड शट केस है। बिल्कुल। और क्या सबूत चाहिए? मुझे नहीं समझ आया। और क्या उनको, तो मैं तो कहता हूँ कि मर्डरर्स को फांसी हो जानी चाहिए। मैं चलिए मैं फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं इमोशनल होके बोल सकता हूँ ये चीज़ कि उनके मर्डरर्स को फांसी हो जानी चाहिए, लेकिन जस्टिस तो मिलना ही चाहिए ना एटलीस्ट। वो अब जो कोर्ट का जो ये पूरा प्रोसीजर है वो उसमें कुछ तेज़ी हो, उसके लिए फिल्म बनाई जा रही है कि लोग अवेयर हों, ताकि हमारी सोसाइटी में ऐसा कुछ दोबारा ना हो। सबसे बड़ी बात ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब इतने हीनियस क्राइम को आप ग्लोरीफाई करते हैं, आप मर्डरर्स को सपोर्ट करते हैं, उनके केसेस लड़ते हैं, तो इससे ऐसे क्राइम करने की जो एक मोटिवेशन है वो दूसरों को भी मिलती है। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट बन जाता है कि अच्छा जब उनके साथ नहीं हुआ तो हमारे साथ क्या होगा, हम भी करेंगे। बिल्कुल। ऐसे ही तो नेगेटिविटी फैलती है समाज में। और क्या तरीका है? एक क्राइम हुआ, क्राइम करने के बाद क्रिमिनल्स छूट गए या क्रिमिनल्स को वो सजा नहीं मिली जो डिजर्व करते थे, तो जो बाकी लोग हैं वो भी यही सोचेंगे यार ये बच गए तो हम भी करते हैं। तो क्राइम को रोकने का जो सबसे अच्छा तरीका है मेरे हिसाब से कि आप उसी टाइम पनिश करो। जैसे बाहर देशों में होता है ना, बहुत स्ट्रिक्ट लॉज हैं, वैसा ही। बिल्कुल। टाइमली कन्विक्शन होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है मेरा ऐसा मानना है। एंड सर ये मूवी जो आपने की है जी, बहुत ही आपके लिए मतलब इमोशनली हैवी एक जर्नी रही होगी। थोड़ा सा उस जर्नी के बारे में और बताइए आप। देखिए पहली बात तो मैं आपको एक सरप्राइजिंग चीज़ बताऊंगा। इस फिल्म में पहले तो मैं कास्टेड ही नहीं था।
ये कोई और जो मेरा रोल है, जो मैं हिंदू पक्ष के वकील का किरदार निभा रहा हूँ, वो रोल के कोई और एक्टर कर रहे थे। सडनली वो किसी कारणवश नहीं कर पाए, तो मेरे पास शूट से एक दिन पहले फ़ोन आता है कि ऐसा ऐसा है, ये सारी चीज़ें हैं, आपके पास स्क्रिप्ट पहुँच रही है, आप उस स्क्रिप्ट को पढ़ लें। और मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे कहा कि कल 3 बजे मुझे तुम सेट पे चाहिए हो। तो बस हमने अपना बैग पैक किया, टिकट्स आई, सारी चीज़ें की, और मैं बिना डायरेक्ट फ्लाइट से उतर के डायरेक्ट सेट पे पहुंचा हूँ। मैंने कोई चेक इन चेकआउट कुछ नहीं किया है, मैं डायरेक्ट सेट पे पहुंचा हूँ। और सेट पे पहुंचते ही सीधा आप ये प्रिपरेशन में लग गया हूँ। स्क्रिप्ट भी पहली बार तभी देखी होगी आपने? स्क्रिप्ट मेरे पास रात को ही आई थी। अच्छा। फिर रात को जब आई स्क्रिप्ट तो मैंने देखा कि ये स्क्रिप्ट तो बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे है, तो जितना मैं उस टाइम प्रिपेयर कर सकता था। और एक अच्छी बात ये हुई कि जो सीन मैं कर रहा हूँ उस सीन के बारे में मैं पहले से ही जानता था। वो फैक्चुअल है, क्योंकि तो मेरी आदत है पढ़ाई करने की, तो मैं पढ़ता रहता हूँ चीज़ों को, जनरल नॉलेज होगी, जनरल अवेयरनेस होगी, इन सब चीज़ों को, तो मुझे ये सारी चीज़ें पता थी ऑलरेडी। तो मुझे इतनी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ा। और मुझे जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे स्क्रिप्ट पढ़ते ही समझ आ गया था कि इस स्क्रिप्ट का कोई इंटेंशन रॉन्ग नहीं है। तभी मैंने कहा कि मैं कर रहा हूँ। आप समझ रहे हैं, एक होता है ना कि आप होता कुछ और है, उसको दिखाते कुछ और है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। जैसा था वैसा ही बोला गया है, लिखा गया है। तो मैं बहुत ज़्यादा संतुष्ट था इस चीज़ से। तो फिर हम अगले दिन पहुंचे सेट पे, और सेट पे मुझे बता दिया गया था कि आज का दिन है, इस शेड्यूल को हमें किसी भी हाल में कंप्लीट करना ही करना है। बाकी काम तो बाद में हो जाएंगे, लेकिन आज वाला शेड्यूल हमें आज ही कंप्लीट करना है। अगर नहीं हुआ तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि सेट का मीटर चालू है जी। तो हम लगे 13 घंटे खुशविंदर जी, मैंने बिना खाए पिए उस दिन का जो मेरा स्केड्यूल था वो कंप्लीट किया है। 13 घंटे बिना कुछ खाए पिए, और दोपहर से 2 बजे से लेके रात के आप मान लीजिए 3 बजे तक, सुबह के 3-4 बजे तक। और कौन से सीन शूट हो रहे थे? कोर्ट रूम? ये कोर्ट रूम सीन ही शूट हो रहा था। और भी सीन थे, शायद वो अब मतलब छट गए होंगे, लेकिन कोर्ट रूम सीन है, तो कोर्ट रूम सीन में काफ़ी ज़्यादा मेहनत का काम किया था मैंने। 13 घंटे मैं आपको बता रहा हूँ, मिनिमम बता रहा हूँ जितना मुझे याद है। काफ़ी हमने बहुत ही मेहनत से वो बनाया था सीन, मैंने डायरेक्टर्स ने मिलके। और हम अगर बात करें सिनेमा जगत की या फिर हम बॉलीवुड की बात करें, तो बहुत सारे लोग बहुत सेलेक्टिव होते हैं फिल्में चुनने के लिए जी। आपको एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल मूवी हो जाएगी मेरे लिए, आगे जाकर के मेरा करियर? नहीं, बिल्कुल नहीं। हो जाए? नहीं, क्यों स्टक? मैं ये जानना चाहूँगा खुशविंदर जी, क्यों स्टक हो जाएगा मेरा करियर? बल्कि मेरा करियर तो इससे उठेगा। कि मैंने जब फिल्म चूज की है, और ये बिगनिंग है मेरी जर्नी की, और मैंने ये फिल्म इस तरह की अगर मैं फिल्में चूज कर रहा हूँ, दैट मीन्स कि मेरा पोटेंशियल है ना। आप एज एन एक्टर पब्लिक मेरा काम जज करेगी ना। बिल्कुल। मतलब मेरी इसमें मतलब ये तो मुझे लगता ही नहीं है कि ये किसी तरह का बैरिकेड है। आप मुझे चॉइसेस दे दो ना, फिर मेरी गाड़ी की डिग्गी में थोड़ी बहुत सारे स्क्रिप्ट पड़े रहते हैं। बिल्कुल। मेरे पास जो स्क्रिप्ट आई, मुझे ऐसा लगा कि ये स्क्रिप्ट मेरे ज़मीर के खिलाफ नहीं है, तो मैंने की वो फिल्म। और क्यों डरूंगा मैं? सच से मैं क्यों डरूंगा? मैंने कुछ गलत काम थोड़ी किया है, या इस फिल्म में कुछ ऐसा कुछ गलत थोड़ी है, या ये फिल्म क्या कहते हैं, किसी बुरे इंसान की बायोपिक थोड़ी है। ये तो बस एक फिल्म है जो समाज में जो गलत हुआ है उसको दिखा रही है। उस फिल्म में मैंने अपना पात्र निभाया है, मेरा काम किया है मैंने ईमानदारी से। तो एक ईमानदारी से काम करने वाले इंसान को डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं डरता। और इस फिल्म के दौरान आप काफ़ी बार मिले होंगे कन्हैयालाल जी की फैमिली से, उनके बच्चों से, वाइफ से। उनके साथ आपका क्या एक्सपीरियंस था? बिल्कुल, यश मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, जो कन्हैयालाल जी के बड़े बेटे हैं। हम क्या कहते हैं, फिल्म के कुछ इवेंट्स के दौरान मिले थे, तो वही बस देख के बस आप इमोशनल होते हो कि और थोड़ा आप शॉकिंग भी होता है कि दिन दहाड़े ऐसा कुछ हो गया है एक परिवार के साथ, हमारे ही समाज में, हमारे देश में। तो एक आपके अंदर एक खौफ भी आता है, जो मतलब एक मतलब मैं इसको सबकी फैमिलीज हाँ मतलब हाँ मैं एक्सप्रेस के साथ भी हो सकता है। वो एक बहुत सारी चीजें आती है ना कि हमारी सोसाइटी में कैसे हो गया ये सब। तो वो एक डिसअपॉइंटमेंट आती है उनसे मिलके। तो इसीलिए तो मैं क्या कहते हैं और ज़्यादा बढ़ चढ़ के बात करने को तैयार हुआ कि नहीं, ये गलत हुआ है और इस गलत के साथ तो मैं नहीं रहूँगा, मैं चुप नहीं बैठ सकता। और मैंने ये भी सुना है कि जो मूवी के राइट्स थे या एनओसी जो फैमिली मेंबर्स देते हैं,
बहुत से लोगों ने लेने की कोशिश की थी, लेकिन अमित बहुत जानी जी बड़े को बड़े ही जी, बहुत बड़े नहीं बड़े मिली। प्रोडक्शन हाउस उसके थे। पीछे कोई स्पेसिफिक कारण था? हाँ जी, हाँ जी, वही कि कन्हैया लाल जी का जो परिवार है वो ये चाहता था कि जैसा हुआ है वैसा दिखाया जाए। हम्म। तो जो बड़े-बड़े जो प्रोडक्शन हाउसेस थे, जिन्होंने उनको अप्रोच किया, उन्होंने कहा कि हम आपको इतना बड़ा चेक देंगे, हम आपको ये देंगे, वो देंगे, पर आप क्या कहते हैं, हम अपने हिसाब से ही चीज़ें दिखाएँगे। हम्म। तो वो डायरेक्ट मना कर दिया कन्हैया लाल जी के परिवार ने। हम्म। तो और अमित जानी जी को जब उनका फ़ोन आया, उनसे बात हुई, तो फ़ोन पे उन्होंने बोल दिया कि ठीक है, हम आपके साथ हम आपको राइट्स देंगे। हम्म। तो क्योंकि उनको शायद विश्वास होगा कि अमित जी जो हैं और जो डायरेक्टर हैं और जो सारी राइटर्स वाइट की टीम है, वो उनका जो पक्ष है हम्म। वो सही तरीके से दिखा पाएंगे बिना किसी मिलावट के। हम्म। तो बस इसीलिए ये चीज़ हुई कि हम्म, और मेरे को सुनने में ये भी आया है कि आपकी जो फिल्म की टोटल कमाई होगी, टोटल कलेक्शन होगा, आई थिंक उसका कुछ पार्ट जो 25 है। 25% जो इस फिल्म की हाँ। कमाई है, ये भी एक बहुत ज़रूरी है। मैं आपके ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा जाकर देखें, क्योंकि इससे कन्हैया लाल जी के परिवार को भी 25% मुनाफा जो है वो आर्थिक मिलेगा। सहायता उनकी मिलेगी, होगी। मिलेगा। तो यूजुअली आप देखेंगे बाकी किसी भी फिल्म में ऐसा नहीं होता, कोई भी प्रोड्यूसर जो ऑफिशियली ऐसा कमिट नहीं करता है। तो 25% जो है वो उनकी फैमिली को मिलेगा ही मिलेगा। और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि इस तरीके के जो विक्टिम्स होते हैं, जी। वो जब केस हाईलाइट होता है, जिस जी। टाइम पर इस तरीके का कोई क्राइम होता है, जी, उसके 8-10 दिन या 1-2 महीने तक हाईलाइटेड रहता है। लोग बहुत मदद करने के लिए आते हैं, बहुत से क्लेम्स होते हैं। बिल्कुल। कपिल मिश्रा जी ने आई थिंक 1 करोड़ रुपए का हाँ जी। कुछ उनको सहायता भी दी थी जब जी, ये जी, केस हुआ था। जी, और इस तरीके के विक्टिम्स की अगर जो प्रोड्यूसर्स हैं, हाँ, वो आकर के यदि सहायता करने लगे और ऐसी फिल्में हिंदू देखें या जी, सभी लोग जी, देखें, जैसा जी, आपने कहा, ये हाँ, सबके लिए है। जी, तो अगर उनको सहायता मिलेगी साथ में, तो साथ ही साथ जो टीम है वो और भी ज्यादा मोटिवेट होकर के फिर और ऐसी ही फिल्मों पे काम कर सकती है। जी, जी। एक एक सीधी सिंपल बात है, जब हम बाकी जॉनर्स को एक रिस्पेक्ट दे सकते हैं, तो हम इस जॉनर को क्यों नहीं दे सकते? रियलिस्टिक सिनेमा को हम उस तरह से क्यों नहीं ट्रीट कर सकते जैसे हम बाकी कमर्शियल फिल्म्स को ट्रीट करते हैं? क्या बुराई है? बिल्कुल। सीधी सिंपल बात है ना, बल्कि ये फिल्म तो हमारे समाज से ही निकल के आती है। और ये जो सारी परेशानियां चल रही जी, थी शिवम जी, जी। ये जो लड़ाई आप लोग लड़ रहे थे कोर्ट में, इसमें आपने कहा कि 6 कट जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी आए हाँ, थे मतलब एक अपोज एक्सपर्ट करके। पैनल को बिठाया गया, हाँ। तो उसमें जावेद को भी परमिशन दी गई, हम्म। या वो भी जो स्पॉटर हैं इस केस के, तो उसको हम्म। भी कि भाई आप आओ देखो। 6 वीक्स दिया सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये जो रोक लगाई गई मूवी पे, इनके वकील कौन थे? कपिल सिब्बल। अच्छा, देश में ये भी देखने लायक बात है कि एक तरीके के केसेस एक ही आदमी लड़ता है। बस आप समझ जाओ। उसके अलावा कोई दूसरा अच्छा, आदमी एक और नहीं चीज़ है, खुशविंदर जी आपने मेरे से पूछा, मैं बताता हूँ। लड़ता। चलिए, इस अरशद मदनी जमीयत उलेमा हिंद के जो इस्लामिक स्कॉलर बताते हैं अपने जी। आप को, उन्होंने कपिल सिब्बल को हायर कैसे किया। कपिल हम्म। सिब्बल की एक दिन की फीस अगर आप मैं कुछ नहीं बोलूंगा, कोई अमाउंट कोट नहीं करूंगा, खुद पब्लिक पता कर ले जी। कहाँ से आया पैसा। हम्म। जमीयत उलेमा हिंद तो एक चैरिटेबल ट्रस्ट हुई ना। हम्म। दूसरा, जावेद, जिसका पिटिशन भी कपिल सिब्बल जी डिफेंड कर रहे हैं, बड़े बड़े लॉयर्स हैं उनके एसोसिएट, वो कर रहे हैं। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि जावेद जिसने ये बोल के अभी वो बाहर है कि मैं अपनी फैमिली का इकलौता ब्रेड विनर हूँ, मैं ही दाना पानी चला रहा हूँ, कोई और कमाने वाला नहीं है, तो आप मुझे बाहर रखिए, उसके पास कहाँ से इतनी फंडिंग आई कि उसने इतने बड़े वकील को हायर कर लिया? बिल्कुल। तो आप समझ रहे हैं कि किस तरह का पॉलिटिक्स और किस तरह की बैकिंग रखते हैं लोग। बिल्कुल। अगर कोई देखिए, अगर कोई पंचर लगाने वाला हाँ जी, एकदम से अगर कपिल सिब्बल को हायर कर ले, जी, तो फिर दाल में कुछ तो काला है। कुछ पूरी दाल काली हुई ना खुशविंदर जी। ये तो मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, आप अपनी जो ऑडियंस मुझे इस वक्त सुन रही है, वो खुद जाके कपिल सिब्बल के जो वकील हैं उनके एक दिन का चार्ज आप पता कर लें। तो ये बहुत ही मतलब इन डेप्थ बात है कि क्या चल और रहा है। ये बड़ा सर विरोधाभास है कि एक तरफ तो इतने महंगे वकील जो कल्प्रिट जी। हैं उनका केस लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ एक गरीब दर्जी की कहानी को सुनाने से रोका जा रहा है। ये एक्चुअली है ना, एक कॉमन मैन स्टोरी है ना खुशविंदर जी, ये कोई कमर्शियल तो है नहीं कुछ, एक कॉमन मैन की स्टोरी है, तो इसीलिए लोग दबा रहे हैं। बिल्कुल। मतलब आप एक हुजूम उतर गया इस फिल्म को रोकने के लिए। आप समझने की कोशिश कीजिए, मतलब ऐसा क्या हो जाता भाई अगर ये फिल्म रिलीज हो जाती तो।
और बहुत से लोग बीजेपी को भी कोस रहे हैं, तो मतलब बीजेपी ने भी कुछ कोशिश की फिल्म को रुकवाने की या कुछ सपोर्ट रहा? देखिए, एक सीधी सिंपल बात है, सेंटर ने इस फिल्म को सर्टिफिकेशन, सीबीएफसी जो है वो सेंटर के अंडर ही आता है। जी। तो सीबीएफसी ने जब अप्रूवल दे दिया, इसका मतलब सेंटर का सपोर्ट था ही। हम्म। ये बहुत ही बेबुनियाद बात थी कि दोबारा आप जाएं और सेंटर के एक्सपर्ट पैनल को बिठाएं और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को बिठाएं और फिर दोबारा से उनकी परमिशन ले, अप्रूवल ले। तो दोबारा भी जब बैठी तब भी अप्रूवल आया, 6 छोटे से ट्वीक्स मारे उन्होंने और कहा कि अप्रूव, कोई दिक्कत ही नहीं है इस फिल्म में। तो सेंटर का सपोर्ट तो रहा ही है। अगर सेंटर का सपोर्ट नहीं रहता तो आपको मैं बता दूं खुशविंदर जी, सेंटर के पास ये पावर थी कि वो जो है इस फिल्म का जो सर्टिफिकेशन है उसको रिवोक कर लेते। लेकिन ऐसा नहीं किया सेंटर ने, क्योंकि सेंटर को भी पता है कि इस फिल्म में कुछ गलत नहीं है। बिल्कुल। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि सेंटर का सपोर्ट नहीं रहा, सेंटर का पूरा सपोर्ट रहा है हमें, तभी ये फिल्म अब आपके बीच में आएगी 8 तारीख को। वरना स्टे तो मतलब आप देख ही रहे हैं किस, मतलब आज भी मैं आप बड़े बड़े लॉयर से पूछेंगे तो किसी को ये नहीं समझ आ रहा है कि भाई क्या चला, क्या ये किस बेसिस पे स्टे दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने, जब ये सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट बोला है कि ये फिल्म रिलीज होगी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यह दिल्ली हाई कोर्ट चले गए, दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया तो फिर इन्होंने पूरा उस जो जुडिशरी एक प्रोसेस होता है इसका खूब बेनिफिट उठाया इन्होंने, गोल गोल घुमा के, जितना क्योंकि जितना डिले करेंगे फिल्म को डैमेज होगा। आप समझ रहे हैं कि फिल्म की डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी थी, सब चीजें हो चुकी थी, जितना डिले होगी फिल्म उतना डैमेज होगा। बिल्कुल। तो ये मुद्दा है। लेकिन डैमेज होने की बजाय हम लोग ये भी मान के चल सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस फिल्म को पब्लिसिटी भी जी इस मुद्दे की वजह से मिली जी, और अब ज्यादा से ज्यादा लोग, जो मुझे लग रहा है, इस मूवी को देखने जरूर जाएंगे। देखिए, मैं इस पे तभी कुछ कमेंट कर पाऊंगा जब 8 तारीख को सिनेमा हाउसफुल होगा जी, कि क्या ये जो लड़ाई है ये वर्थ जो है इसका वर्थ था भी या नहीं था। बिल्कुल। अभी मैं जो इतना सब कुछ हुआ, बहुत सारी चीजें हुई, कैसे मैं बोलूं कि हाँ भाई ये कंट्रोवर्सी से फायदा हुआ इस फिल्म को। 8 तारीख को तो पता चलेगा ना। 8 के बाद मैं तो चाहता हूँ ये फिल्म 1 महीने तक लगे रहे थिएटर्स में, 1 महीने से ज्यादा, ये फिल्म लोग ज्यादा से ज्यादा देखें। बिल्कुल। और मुझे तो कहीं ना कहीं ये लगता है शिवम जी कि आपने जो लॉयर का इसके अंदर रोल प्ले किया है, कहीं ना कहीं ये जो सारी कंट्रोवर्सी हुई और ये जो केस हुआ, स्टे लगा, कहीं ना कहीं आप सच में लॉयर भी बन गए। मैं लगभग मैं बोलता हूँ कि बहुत सारे दाव मैं सीख गया हूँ, मैं मेथड एक्टिंग में तो घुस चुका हूँ। हाँ। मैं लॉयर का जो किरदार है वो बाहर भी आ गया मेरे। मैं क्या बोलूँ मैं आपको, बहुत एक फाइट ही कह लीजिए आप। फिल्म मतलब आप, क्योंकि मैं किसी फिल्म बैकग्राउंड से आता नहीं हूँ, मैं एक कंप्लीट आउटसाइडर हूँ। मैं तो बार बार कहता हूँ, हर इंटरव्यू में कहता हूँ मैं चीज़ कि अगर मेरी फैमिली में दूर दूर तक अगर कोई रिलेशन निकाल दे किसी फिल्म इंडस्ट्री से कहीं से भी, तो मैं उसे पैसे दूंगा। बिल्कुल, कि भाई क्या बात है, आपने ढूंढ के निकाल दिया। तो कोई भी नहीं है। तो आप, मेरी तो जंग जो है शुरू, जब मैंने ये ऑप्ट किया था कि मैं सिनेमा लाइन में जाऊंगा, तभी शुरू हो गई थी मेरी लड़ाई। तो पहले कि मैं कैसे करूंगा, मेरे पास क्या कहते हैं इतना पैसा तो है नहीं कि मैं खुद ही फिल्में बनाऊं, या मेरे फादर के पास इतना पैसा तो है नहीं कि वो खुद ही फिल्में बनाए। तो हम लड़ाई जो यही थी कि भाई कैसे हम पहला प्रोजेक्ट मिल गया तो उस प्रोजेक्ट की एक अलग लड़ाई शुरू हो गई रिलीज तक की। तो आप समझ सकते हैं मुझ पे क्या बीत रही होगी जी। तो बस यही चीज़ है। लेकिन अब मैं थोड़ा सा एक शांत हो चुका हूँ कि 8 तारीख को फाइनली मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत हाथ जोड़ के धन्यवाद करना चाहूँगा खुशविंदर जी, कि आखिर, अभी हम थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे कि क्या होगा क्या नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है। तो अब मुझे नहीं लगता कि ये फिल्म का रिलीज डेट कोई रोक सकता है। फाइनली हम ये बोल सकते हैं कि आंशिक रूप से ही सही, लेकिन कुछ हद तक शायद कन्हैया जी को न्याय मिला है। जी जी बिल्कुल। और आगे की जो उनकी लड़ाई है उसका रास्ता शायद और थोड़ा सा स्पीड पकड़ेगा इसकी वजह से। अब शिवम जी, मुझे एक चीज और बताइए कि अब आपने इस मूवी में काम किया जी, आपने कहा कि अब तो मैं मेथड आर्टिस्ट हो गया हूँ, ठीक है, मतलब आप किरदार में घुस जाते हो। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं ऐसा भी अभी इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ मैं, लेकिन फिर भी हाँ, आगे आने वाले समय में जी कोई आपका ऐसा किरदार है या फिर कोई आपको लगता है कि इसी तरीके की किसी और मूवी में आप काम करना चाहेंगे? हाँ, मतलब इसके बाद एक लॉरेंस अ गैंगस्टर स्टोरी करके वेब सीरीज है, तो उसमें भी मेरा वकील का ही किरदार है। यही जो वकील हैं वो वहाँ भी ये केस ले रहे हैं। तो आशा करता हूँ, अभी ऑफिशियल नहीं है मेरे पास, फर्स्ट लुक तक का क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट था, फर्स्ट लुक आ चुका है, 4 मिलियन उसमें व्यूज़ भी जा चुके हैं, तो यूट्यूब पे है वो। और अगर अमित जी मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे ही कास्ट करें उसमें, तो मैं बस यही चाहूँगा। मुझे लग रहा है अमित जी जिस तरीके से आपको बार बार वकील बना रहे हैं, तो ये एक साइड हसल हो जाएगी आपके लिए। मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी अपना एक लॉ फर्म खोल ही लूँ,
लेकिन नहीं, और भी हैं, और भी प्रोजेक्ट्स आएंगे अच्छे-अच्छे। कुछ हॉरर फ़िल्म भी है, बहुत सारे जी। प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी लाइन्ड अप हैं। आशा करता हूँ कि सब अच्छा ही होगा। अच्छा, मैं अमित जी का एक पॉडकास्ट सुन रहा था, तो जी। अमित जी उसमें बात कर रहे थे कि अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आती रहेगी या फिर मान लीजिए 1% अगर इस मूवी को रिलीज़ नहीं किया जाता, हाँ, तो अगली बार हम वेब सीरीज़ बनाएँगे। हाँ। वेब सीरीज़ पे तो कैची अरे चलेगी नहीं, नहीं। बिल्कुल अरे वो डरने वाले इंसान नहीं हाँ। हैं। अमित जी जो है, मैं आपको ये इस बात की गारंटी देता हूँ। आप एक बात समझने की कोशिश कीजिए, उन्होंने मुझे पहले ही बोला था कि हम मैं तुम्हें कुछ लेकर बनाऊँगा। हुँ, और एक सीधी सिंपल बात है, मैं अमित जी के कोई ब्लड रिलेशन में तो नहीं हूँ। बिल्कुल। सीधी सिंपल बात है। ना क्या कहते हैं, मैं अगर उनके प्रोजेक्ट में आ रहा हूँ, तो मैं कोई इतना बड़ा इंसान भी नहीं हूँ कि मैं आके कुछ ऐड ऑन कर रहा हूँ। हुँ, उन्होंने जो मुझे कास्ट किया है, या जो डायरेक्टर हैं भरत श्रीनेत जी, उन्होंने जो मुझे कास्ट किया है, वो प्योरली ऑन टैलेंट कास्ट किया है, हुँ, कि इस लड़के में कुछ बात है हुँ, और इसको ये मिलना चाहिए। और जब उन्होंने क्योंकि अमित जी से मेरी बात हुई, अमित जी ने बोला था कि जब उन्होंने प्रोडक्शन हाउस खोला था, तब भी उनके मन में यही था कि जो टैलेंट है इस देश का, हुँ, उसको एक प्लेटफ़ॉर्म मिले। हुँ, जो बहुत हमारे देश में जो क्या कहते हैं, भर-भर के टैलेंट है जो बाहर नहीं आ पाता है, किसी भी रीज़न की वजह से अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलती, प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिलती है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्शन हाउस हैं जो न्यूकमर्स के साथ काम करना ही नहीं चाहते हुँ, हैं। तो आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, तो कहीं न कहीं मैं अपने प्रोडक्शन हाउस जानी फायरफॉक्स की वजह से ही बैठा हुआ हूँ। जी। क्योंकि उन्होंने मुझे वो प्लेटफ़ॉर्म दिया, अदरवाइज़ कौन जानता शिवम सिन्हा को? और लेकिन ऐसे ऐसे लोगों की ज़रूरत भी है, ऐसे प्रोडक्शन हाउसेस की ज़्यादा से बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ज़रूरत है, और आने चाहिए। ताकि नेपोटिज़्म हो ना हाँ, नहीं देखिए, और नेपोटिज़्म तो टैलेंट को जगह मिले। नेपोटिज्म हो ना हो, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं हुँ, पड़ता है, लेकिन इस तरह के प्रोडक्शन हाउस और आएँ, हुँ, अमित जानी जैसे जो लोग हैं वो और आएँ, ताकि हम जैसे जो आर्टिस्ट हैं, जो एकदम ही बिना किसी बैकिंग के आते हैं, उनको और ज़्यादा प्लेटफॉर्म मिले और हमें भी मौका मिले कि हम अपना टैलेंट दिखा सकें। हुँ। अब इसी से रिलेटेड एक और मेरा क्वेश्चन है कि जी, जैसे आपने कहा कि आप दूसरे प्रोजेक्ट में भी आपने काम किया, लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर जी, जो वेब सीरीज़ बन रही है। जी, अब एक तरफ तो अमित जी मूवी बनाते हैं एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे पे, जी, कन्हैयालाल जी पर। जी। दूसरी तरफ वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं, मुझे पता नहीं है हाँ, कि ग्लोरीफाई किया गया या नहीं किया गया है, हुँ, एक गैंगस्टर को। हाँ, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को मतलब दोनों में डिफरेंस क्या देखते हो आप? मैं आपको हुँ, बताता हूँ, ग्लोरीफाई तब किया जाएगा ना, जब वो फैक्ट से हट के होगा। हुँ, अगर उस फ़िल्म में मैं कुछ मतलब उस फ़िल्म में या वेब सीरीज़ में ये दिखाया जाए हुँ, कि एक अलग ही चीज़ कोई दिखाई जाए, या उनको एक पॉज़िटिव नोट पे दिखाया जाए, या कुछ ऐसा कुछ दिखाया जाए, तब आप बात करेंगे ना। हुँ, आप राइट टू इन्फॉर्मेशन सबके पास है, आप आरटीआई डालिए, आपके पास सारे उनके जो केसेज़ हैं, उनके बारे में आ जाएगा, उसी के बेसिस पे स्क्रिप्ट बनी है। हुँ। सो तो उसमें ग्लोरिफ़िकेशन क्या है? वो इन्फॉर्मेशन तो हुँ, ऑलरेडी है मीडिया में। फिर मैं बात करता हूँ कि क्या सिनेमा में सिनेमैटिक लिबर्टी ली जाती है? बिल्कुल ली जाती है। हुँ, लेकिन फैक्ट्स को मोल्ड नहीं किया जाता। मैं बार-बार सबको ये बोलता हूँ कि फैक्ट्स को मोल्ड कर रहा हूँ मैं, या मेरा कोई ओपिनियन है, इंटेंशन है इस तरह के किसी टॉपिक को लेके, तब गलत है वो। हुँ, लेकिन जो चीज़ ऑलरेडी कोर्ट में है, जो चीज़ ऑलरेडी मीडिया में है, जो चीज़ ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेटेड है, उसको आप दिखा सकते हो, क्यों नहीं दिखा सकते हो? हुँ, तो ये बात है। और फिर मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि ये जो हम हमारी एक धारणा बन जाती है कि अगर कोई सच दिखा रहा है, तो कहीं न कहीं वो इस आइडियोलॉजी का है, या कोई हुँ। इस तरह का लोग बायसनेस ढूँढने की कोशिश करते हैं। स्टीरियोटाइप करना शुरू हो जाते हुँ, हैं ना, कि ये अच्छा, ये इन चीज़ों को मानता है, तो शायद ये ऐसा है। हुँ, ठीक है? तो ये जो स्टीरियोटाइपिंग है, दैट इज़ द प्रॉब्लम। हुँ, और एक एक सीधी सिंपल बात है, अगर जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, अगर मैं कोई हिंदुत्व के ऊपर फ़िल्म में काम करता हूँ, जी। तो मुझे बोल दिया जाएगा कि अरे ये तो प्रो हिंदू है, अरे ये हुँ, राइटिस्ट है, राइट विंगर है, सब है। भाई मैं हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी आइडियोलॉजी, हुँ, मेरे पास फ्रीडम नहीं है क्या? हाँ, अगर मैं किसी मुस्लिम पक्ष के किसी उसमें फ़िल्म में काम करता हूँ, तो ये बोल दिया जाएगा अरे ये लिबरल है, ये है, वो है। हुँ, तो एक सीधी सिंपल बात है, हर किसी की अपनी आइडियोलॉजी है, हर किसी की अपनी चॉइसेस हैं। आप ये देखिए कि इंटेंशन क्या है। हुँ, क्या मैं किसी कुछ गलत दिखा रहा हूँ, या मेरे थ्रू कुछ गलत पोर्ट्रेयल हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो हुँ, मैं सही हूँ, बिल्कुल। तो बात खत्म। अगर जब तक आप फैक्ट पर काम कर रहे हैं, आप बिल्कुल, फैक्ट दिखा रहे हैं, उसको मोल्ड नहीं कर रहे हैं, जी, तब तक आप वो लिबर्टी आपके पास भी है। बिल्कुल, जिस लिबर्टी का फ़ायदा उठा करके जी, इस देश में ऐसी-ऐसी मूवीज़ बनाई गई बिल्कुल, हैं, जो खुलेआम एक किसी कम्युनिटी या फिर एक किसी धर्म को टारगेट करती हैं और बिल्कुल। उनको सर्टिफ़िकेशन मिल जाता है, बस कोई बात रोकता नहीं बिल्कुल, है। तो उनको नहीं रोक रहे हैं ना कोई, तो हाँ, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ ना, क्योंकि
कन्हैयालाल जी की जो ये फिल्म बनी है उदयपुर फाइल्स, इसकी बैकिंग कोई बहुत बड़ा नाम या कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी नहीं कर रहा है। हम्म इसी वजह से इसको दबाने की कोशिश की गई थी। तो आप, मैं आपको आज भी बोल रहा हूँ, इस फिल्म के सिर्फ 2 ही बैकिंग है। एक भारत की जनता, हम्म भारत की जनता जिसमें सब हैं, बिल्कुल। और दूसरा इस देश की जुडिशरी। हम्म तो आज जुडिशरी ने तो अपना काम कर दिया, आज हम सबके बीच में रिलीज डेट आ चुकी है। हम्म अब जनता के ऊपर है बिल्कुल। कि क्या वो इस फिल्म को सपोर्ट करेगी, इस फिल्म को देखने जाएगी। तो अब मैं जनता के ऊपर छोड़ता हूँ ये चीज़। मेरे बस में ये था कि मैं एक एक्टर हूँ, मैंने एक फिल्म में एक्टिंग की, मैंने काम किया, एक लॉयर का रोल निभाया, ईमानदारी से निभाया, और मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया। इससे आगे मतलब मेरा जो करियर है कैसा चलेगा, जो मैं इस तरह की फिल्में हैं मैं आगे चूज कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये सब डिपेंड करता है भारत की जनता पर। मेरी और कोई बैकिंग नहीं है। एंड आप सिर्फ आप ही नहीं, पूरा का पूरा प्रोडक्शन हाउस। हाँ जी बिल्कुल। हाँ। ए टू प्रोडक्शन हाउस प्लस ये एक स्टेटमेंट बनेगा बिल्कुल। कि सच दिखाया जा सकता है। हम्म लड़ाई लंबी होगी लेकिन सच दिखाया जा सकता है। आप समझ अभी रहे हैं? हाँ, अब जैसे ये जो चेंजेस आ रहे हैं समाज में, जैसे कश्मीर फाइल्स, जी। केरला फाइल्स, जी देन आपका जो उदयपुर फाइल्स है, इस तरीके की मूवीज अब बननी स्टार्ट हो गई हैं। जी। आपको लग रहा है कि इसमें स्पीड आएगी, कुछ आने वाले समय में बहुत ज़्यादा स्पीड से इस तरीके की मूवीज बनने लगेगी? देखिए, फ्यूचर एंटिसिपेट तो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मैं अगर मतलब मुझे नहीं पता कल को क्या होने वाला है या फ्यूचर में क्या होगा। बट मेरा ये पॉइंट है कि इस तरह की फिल्में जो ट्रूथ बेस्ड हैं, ट्रूथ इंस्पायर्ड हैं, वो बननी चाहिए। ये एक इस समाज में एक हेल्दी सिनेमा का आपको एक वो देता है कि हाँ, ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी, कि हाँ एटलीस्ट हमारे देश में जो सिनेमा है वो एक हेल्दी फॉर्मेट में है अभी। यहाँ सिर्फ वो मतलब फूहड़पना नहीं है सिनेमा में, सीरियस सिनेमा है ये। तो बस बात खत्म। आप दिखाओ, बहुत अच्छी अच्छी आपको फिल्म्स मिल जाएंगी जो कॉमेडी है, रोमांटिक है, बननी चाहिए, हर जॉनर बनना चाहिए। जिस दिन हम ये बोलने लग जाए ना, नहीं नहीं इस जॉनर को कम दिखाओ, इसको ज़्यादा दिखाओ, तब हम गलत हैं। बिल्कुल गलत हैं हम। सिनेमा एक आर्ट फॉर्म है, आर्ट की कोई लिमिटेशन हो ही नहीं सकती। मेरा ये मानना है एज एन आर्टिस्ट। आप हर तरह के जॉनर को रिस्पेक्ट कीजिए, बात खत्म। बट उसके साथ साथ इस तरीके की मूवीज भी बननी चाहिए। बिल्कुल बननी चाहिए, समाज को जरूरत है इस तरह के सिनेमा की, ताकि जो आने वाली जो जनरेशन है, एटलीस्ट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है या ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या सीख रही है। बिल्कुल ये आपके ऊपर है कि आप क्या ले रहे हैं। बिल्कुल राइट टू चूज है आपको। आप किसी गलत आदमी को देख रहे हैं, आपको वो बनना है, या आप किसी विक्टिम को देख रहे हैं, आपको बचना है। बिल्कुल कैसे बच सकते हो, बहुत अच्छी बात वो कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे परसीव कर रहे हैं। जी। इसके साथ साथ शिवम जी, मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था, इमोशनल आपका जो जर्नी रहा है इसका, थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल में बताइए मेरे को। देखिए, पहली बात तो मैंने अपनी लाइफ में कभी कोई कोर्ट सेशन देखा नहीं था। रोल मेरे पास लॉयर का था। तो इसमें जो सारा जो श्रेय जाता है वो मेरी ट्रेनिंग को जाता है। जो मैंने 8-9 साल जो थिएटर किया रिगरस, ठीक है, अरुण मारवा जी हैं गुड़गांव में, राजकुमार राव के जो पहले थिएटर डायरेक्टर हैं, उनके साथ किया मैंने बहुत काम। तो वो जो ट्रेनिंग मेरे साथ चली आगे, उसने मुझे हेल्प किया मेरी इमोशनल जर्नी पे। आप बात करें, क्योंकि एक ऐसा इंसान जिसने कभी कोर्ट रूम देखा भी ना हो, और वो एक लॉयर का, और इतने इम्पोर्टेंट लॉयर का रोल कर रहा है इस तरह की फिल्म में, तो अगर वो ट्रेनिंग नहीं होती शायद मैं कर नहीं पाता। और ना नॉलेज की भी अगर मैं बात करूँ, अगर मुझे उस सीन के बारे में, उस सिचुएशन के बारे में नहीं पता होता, तो शायद मैं नहीं कर पाता। इसीलिए मेरा एक ओपिनियन है कि एक्टिंग को ना बड़ा लोग समझते हैं कि अरे कोई भी कर सकता है, बहुत आसान काम है, चेहरा ही तो बनाना है कैमरे के आगे। लेकिन मैं ये मानता हूँ एक्टिंग जो है ना, इट इज़ समथिंग विच इज़ हाईली सोफिस्टिकेटेड। आपको, जो लोग लाइफ को एक अलग पीओवी से देखते हैं, जो लोग बहुत पढ़ाई करते हैं, आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाएं, FTI जाएं, हर जगह जाएं, वहाँ पे पढ़ाते हैं लोगों को, ताकि उनको हैबिट आए। आपको सोशली अवेयर रहना पड़ेगा, आपको मतलब आपकी जनरल नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, अगर अच्छी नहीं तो एटलीस्ट एवरेज होनी चाहिए। आपको सोशली बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा। तो उस तरह के लोग एक्टर्स होते हैं। वो हमें दिखता नहीं है, क्योंकि कैमरे पे हमें सिर्फ यही दिखाई देता है, डांस, नाच, गाना, ये सब। लेकिन एक्चुअली में जो एक्टिंग जो काम है, इमोशंस के अंदर जो जाना है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी जर्नी है। सो बेसिकली अब एक्टिंग की अगर हम बात करें तो आपको हर चीज़ के प्रति सेंसिटिव रहना पड़ता है। बिल्कुल।
आपको इमोशंस को ऑब्जर्व करना वल्नरेबल आप बहुत ज़्यादा हैं, छोटी-छोटी बातें आपको बहुत चुभेंगी। हम्म, तभी तो मुझे बहुत दुःख होता है जब क्या कहते हैं इस तरह से मेरी फ़िल्म को रोका जाता है, मैं और ज़्यादा दुखी हो जाता हूँ। हम्म, वल्नरेबिलिटी है ना, बिल्कुल। अगर वल्नरेबल नहीं रहूँगा तो मैं एक्टिंग करूँगा कैसे? हम्म, मैं अगर इमोशंस को एक दूसरे वे से नहीं देखूँगा, तो फिर मैं एक्टिंग करूँगा कैसे? इमोशंस को यूज़ कैसे करूँगा मैं अपने कैरेक्टर में? हम्म। तो वही। दूसरा मैं थोड़ा सा ये भी समझने की कोशिश करूंगा शिवम जी, जैसे आपने ये रोल प्ले किया वकील का, जी। अ, आपको कहीं ऐसा लगा कि कुछ असमानता दिखी हो कि जो वकील कन्हैया लाल जी को मिला है हुँ, और जो वकील जो उनका दूसरा पक्ष है हुँ। उनको मिला, उसमें बहुत सी असमानताएं हैं। देखिए, वो तो रहेंगी। हम्म, कन्हैया लाल जी किसी बड़े परिवार से तो आते नहीं हैं। हम्म, लेकिन मैं उस पे बात नहीं करूँगा, उसमें कोई कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि वो एक अपना एक लीगल प्रोसेस है। हम्म, मैं अगर इस फ़िल्म की बात करूँ तो मेरा जो कैरेक्टर है वो किसी का डिपिक्शन नहीं है। हम्म। ये एक बनाया हुआ कैरेक्टर है मेरे अच्छा। द्वारा। ये कोई डिपिक्शन नहीं है किसी रियल लाइफ़ कैरेक्टर का। हम्म, जैसे विजय राज जी हैं, वो कन्हैया लाल साहू का रोल कर रहे हैं, तो हम्म, विजय राज जी ने कन्हैया लाल साहू से इंस्पिरेशन ली है। हम्म, तो उनके पास एक रियल लाइफ़ एक व्यक्ति थे जिनका डिपिक्शन किया है उन्होंने। हम्म, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं था। ये जो है जो मेरा रोल है वो मैंने क्रिएट किया है। हम्म, मेरे पास स्क्रिप्ट थी, मेरे पास डायलॉग्स लिखे हुए थे, उसके बाद वो सारा जो प्रोसेस रहा मेरा इस कैरेक्टर को बनाने का, डायरेक्टर ने मेरी बहुत मदद की, भरत जी ने। हम्म, तो इस तरह से ये कैरेक्टर बना है। इसका कोई डिपिक्शन रियल लाइफ से नहीं है। अच्छा, आपने बात की है कन्हैया लाल जी के डिपिक्टेड कैरेक्टर की। जी, जी, जब कन्हैया लाल जी की फैमिली ने उनको देखा, जी। उनके क्या रिएक्शंस थे? मैं आपको बताऊँ, कन्हैया लाल जी के फैमिली का ये रिएक्शन था, तो क्योंकि विजय राज जी ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है। हम्म, मेरी मुलाकात उनसे हुई थी डबिंग स्टूडियो में, जब डब हमने साथ में किया है। जी। अनफॉर्चुनेटली कोई सीन साथ में नहीं हो हम्म, पाया, लेकिन डबिंग हमने साथ में की है। तो मेरी उनसे मुलाकात हुई, बहुत ही सच्चे और मतलब कहते हैं ना एकदम ऑनेस्ट हम्म, व्यक्ति हैं वो। तो जब कन्हैया लाल जी के परिवार ने वो फ़िल्म देखी, जब हमने देखी, तो हम्म, इतना ऑर्गेनिक परफ़ॉर्म किया है उन्होंने, इतना ऑर्गेनिक कि मैं चाहूँगा कि पब्लिक ये फ़िल्म देखे और उनको भी देखे, विजय राज जी को, हम्म, कि किस तरह एक एक्टर जो है, एक सिनेमा में जान डालता है। किसी दूसरे के कैरेक्टर को वो हाँ जी। स्क्रीन पर जीता है। बिल्कुल, यश ने तो मुझे बोला कि यार बिल्कुल पापा लग रहे हैं। हम्म, मतलब बहुत अच्छा डिपिक्शन किया है, बहुत ही अच्छा डिपिक्शन किया है। एंड न्याय मिलने के साथ साथ ये मूवी एक तरीके का गिफ्ट भी है कन्हैया लाल जी की फैमिली हाँ, को, बिल्कुल, एक ट्रिब्यूट बिल्कुल। भी एक है उनको। ट्रिब्यूट कह लें, एक ट्रिब्यूट है, एक एक तरह से कंडोलेंस है हम्म, हम लोगों की तरफ से। और मैं बहुत अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ कि मैं इस फ़िल्म का पार्ट बन पाया, कि कहीं न कहीं मैं इस मुहिम से जुड़ पाया, इस हम्म। मूवमेंट से जुड़ पाया। तो मैं बस अपने आप को ब्लेस्ड मानता हूँ। अच्छा शिवम जी, हुँ, आपने जो रोल प्ले किया और उसमें आप कोर्ट रूम में एक जिहादी मानसिकता से लड़ रहे हैं बेसिकली, ठीक है। वहां तो आपने लड़ाई लड़ाई लड़ी है, हुँ, उसके अलावा आपने आपकी टीम ने लड़ाई लड़ी है फिल्म को रिलीज करवाने के जी, लिए, जी। लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ पे इसका कोई फर्क आया है, कोई धमकी या कुछ इस तरीके का? देखिए, वो तो आप मतलब व्हाट्स मेरे को सोशल मीडिया पे आते रहते हैं मैसेजेस कि हम्म, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पर मैं उस पे ध्यान देता नहीं हूँ इतना, क्योंकि हम्म, अगर इतना मैं डरता तो शायद मैं फ़िल्म करता भी नहीं। हम्म, तो इतना वो सब मतलब सब कुछ टेकन केयर है, वो टेकन केयर ऑफ है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। मतलब हम्म। ऐसे कोई ख़ास डरने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन सिर्फ एक मूवी में काम करने की वजह से यदि कोई किसी को धमकियां दे, हाँ, या फिर कोई कंटेंट क्रिएट करने की वजह से कोई किसी को धमकियां दे, तो आप उसको जायज कितना मानते नहीं, हैं? वायलेशन है ये तो। हम्म, जायज़ तो मैं मानता ही नहीं, ये तो मेरे फंडामेंटल राइट्स का ही वायलेशन हो गया ना। हम्म, आर्टिस्ट के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। है। ये भारत डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है क्या? हम्म, बिल्कुल है। मतलब पब्लिक तो ऐसा कुछ भी है कि मतलब आप ये देखें, जब कोई छोटी-मोटी चीज़ हो जाती है तो हम डायरेक्ट बोलते हैं अरे फ्रीडम ऑफ स्पीच का वायलेशन हो रहा हम्म, है। जब एक आर्टिस्ट एक आर्ट परफॉर्म कर रहा है, उसको प्रेज़ेंट कर रहा है, शोकेस कर रहा है, तो उसके पास भी तो कोई फ्रीडम होनी चाहिए। और मैं फिर बोल रहा हूँ कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की भी अपनी प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स होती बिल्कुल। हैं। मैं पूरा उसको मानता हूँ। हम्म, लेकिन ये तो प्रिस्क्राइब लिमिट्स के अंदर ही था कि जो हुआ है उसको दिखा रहे थे और उससे कुछ लोग हर्ट हो गए, ऑफेंड हो गए, तो उन्होंने धमकी देनी शुरू कर दी। तो ये तो वायलेशन है फंडामेंटल राइट्स का, ये कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन नहीं है। ये हर एक्टर को मिलता नहीं है वैसे। हाँ, ये आपको जो प्रोजेक्ट मिला ये उसका बोनस है। हाँ, ये बोनस है। क्या लेकिन ठीक है, हर चीज़ जब लड़ रहे हैं तो लड़ेंगे। शिवम जी, बहुत सारे लोग, जी। उनका एक ये तर्क भी था हुँ,
कि इस मूवी को इसलिए भी रिलीज नहीं किया जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं दो कम्युनिटीज के बीच में कम्युनल टेंशन पैदा कर सकती है ये मूवी अगर हाँ, ये release अरशद होती है मदनी तो। के जो लॉयर्स हैं और अरशद मदनी ने भी बोला है पिटिशन फाइल करते हुए कि ये जो फिल्म है ना अगर आ जाती है तो कम्युनल वायलेंस हो जाएगा। मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ अरशद मदनी जी से भी कि आप इतने कैसे कॉन्फिडेंट हो कि ये होगा? हाँ, कैसे पता है? कैसे पता है आपको? हाँ, क्या आप वो जो एलिमेंट्स हैं, डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स जो इस फिल्म के रिलीज के बाद ये सब शुरू करेंगे, आप उनको जानते हो क्या? कौन है? कैसे आप कॉन्फिडेंट इतने ज्यादा हो? ना आपने फिल्म देखी थी उस टाइम तक। पहला पिटिशन जो फाइल किया था इन्होंने बिना स्क्रीनिंग से पहले ही उसी में इन्होंने डाला है कि कम्युनल वायलेंस हो जाएगा। कैसे? इसका मतलब कुछ तो पता है, कुछ तो होगा। ठीक है। और दूसरा मैं ये चीज बोलना चाहूंगा कि इस फिल्म इन्होंने कहा है कि ये जो फिल्म है ये डीमोनाइज कर रही है एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को। ये फिल्म नहीं कर रही है, इस फिल्म को अपोज करने वाले अरशद मदनी जमीयत उलमा हिंद ही कर रहा है। उसका रीजन मैं आपको बता दूं, क्योंकि वो इस तरह से दिखा रहे हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो मर्डरर्स के साथ खड़ी है। मैं बहुत सारे मुस्लिम दोस्तों को जानता हूं जो नहीं है उस मर्डरर्स के साथ खड़े। वो बोल देते हैं कि नहीं यार ये तो गलत हुआ है। तो ये तो अरशद मदनी जब उनके सपोर्ट में आ जाते हैं और ये कह के कि वो इस्लामिस्ट स्कॉलर हैं, तो इसका मतलब वो पेंट कर रहे हैं ना मुस्लिम कम्युनिटी को ब्लैक में कि भाई हम तो मर्डर के साथ खड़े हुए हैं। वो डाल रहे हैं ना स्पार्क उनके बीच में। आप एक विक्टिम की कहानी बाहर नहीं आने देना चाहते हैं। मैंने आपको क्या बोला था कि और आप दो में से एक के साथ ही खड़े हो सकते हैं, या तो विक्टिम के साथ खड़े हो सकते हैं या फिर कल्प्रिट के साथ खड़े हो सकते हैं। दोनों के साथ एक साथ नहीं हो सकते। बिल्कुल। मतलब आप एक तरफ ये कंडेम कर रहे हैं कि नहीं हम जो कन्हैया लाल जी के साथ हुआ उसको कंडेम करते हैं, उसके बाद आप मर्डरर्स का पिटिशन फाइल कर रहे हो जावेद के साथ मिलके। तो आप समझ रहे हो ना कि ये कितनी बड़ी हिपोक्रेसी हो गई। बिल्कुल। तो इससे सब कुछ क्लियर हो जाए। इस फिल्म के साथ जो हुआ है ना, उसने एक्चुअली में इतना एक्सपोज कर दिया जो ये हिपोक्रेसी है कि मैं खुश हूं कि चलो जो हमारी लड़ाई हुई लेकिन एक्सपोज हो गए। चेहरा सामने आ गया कि कोई ये जो कम्युनल वायलेंस और ये सब है ये बहाना है। ये एक्चुअली में इनके अपने जो सेल्फिश एजेंडाज है ना, जिसके तहत ये लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं, जिसके तहत ये अपने जो पर्सनल जो एजेंडाज है उनको फुलफिल करते हैं, वो बाहर आ गया इनका। तो बस बात खत्म। खुद एक्सपोज हो गए। क्योंकि हमारा देश तो ऐसा है, यहाँ पे लोग 15 मिनट की धमकी दे देते हैं कि पुलिस वालों को हटा लो, और वो भी एक मेजोरिटी को, तब कोई वायलेंस नहीं होता है। वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच लागू होता है। लेकिन आप सेलेक्टिव है। अब अभी थोड़े दिन पहले मैं प्रदीप जी से मिला था, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने बोला था कि अब ऐसा लग रहा है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है ना वो सेलेक्टिव होता जा रहा है। तो शायद मुझे अब उनकी बातों में दम लग रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। शिवम जी, लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे। मूवी को स्क्रीन इंडिया में कितनी मिली है? बाहर कौन सी कंट्री में रिलीज कर रहे हैं? देखिए अभी मेरे पास कोई, जब 11 जुलाई को रिलीज होने वाला था तब तो मेरे पास ऑफिशियल स्क्रीन्स की इन्फॉर्मेशन थी। तो जो उस टाइम मिल रही थी मैं वो बता देता हूँ, क्योंकि अभी मुझे भी नहीं पता है कि क्या अभी सिनेरियो, क्योंकि अभी आज ही रिलीज डेट आई है। तो अभी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन का मैं नहीं क्लेम करूँगा। जो उस टाइम पे आप मान के चलिए हमारे पास 4,500 स्क्रीन थी देश में, इंडिया के अंदर। बाकी बाहर ये जो फिल्म है यूएस में भी रिलीज हो रही थी, यूके में लगभग सारी स्क्रीन्स थी, और कनाडा में भी। तो वर्ल्ड वाइड रिलीज था। रिलायंस इसको प्रेजेंट कर रही है। तो लेट्स सी कि अब क्या स्टेटस है इस फिल्म का, और होपफुली कि ये भारत के हर सिनेमा घर में लगेगी, और होपफुली इस देश की जो जनता है वो इसको भर भर के प्यार देगी इस फिल्म को। और मतलब कन्हैया लाल जी के लिए ये ट्रिब्यूट, जैसा मैंने बोला ट्रिब्यूट है ये। और आशा करता हूँ लोगों को मेरा काम भी पसंद आएगा इसमें, जो भी लोग मुझे स्क्रीन पे देखेंगे, क्योंकि मेरे लिए भी ये बहुत बड़ी बात है, मेरे करियर के लिए बहुत बड़ी बात है। और जैसे मैंने बोला, मेरी बैकिंग सिर्फ इस देश की जनता है और मेरी ऑडियंस है, और कोई भी मेरी बैकिंग नहीं है। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप ये सिनेमा ज़रूर देखें, उदयपुर फाइल्स ज़रूर देखें। 8 अगस्त को ये आपके बीच में आ जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जाएं और अपनी पूरी फैमिली के साथ जाएं, बच्चों को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि इस तरह की चीज़ कल को किसी के साथ भी हो सकती है और नहीं होनी चाहिए। जी। इस फिल्म से मैं तो अपने दर्शकों को यही कहना चाहूँगा, डरने की जरूरत नहीं है। इट्स एन एजुकेशनल मूवी। एग्जैक्टली। ये आपको एजुकेट करेगी Exactly. क्या करना चाहिए और किस चीज़ से बचना चाहिए। बिल्कुल। और ये सबको सीखने की ज़रूरत है। सर, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
और हमें पूरी उम्मीद है कि ये मूवी अब तक की ऐसी कश्मीर फाइल्स का काफ़ी अच्छा जी, रहा था। जी, और मुझे लग रहा है, ये मेरी फीलिंग है जी। कि ये मूवी काफ़ी अच्छी जाएगी बस और जानी भी चाहिए। बस भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद सर बहुत आपका।